वायु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद सर आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का एक टॉपिक, जो टॉपिक का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे साइमन कमीशन के बारे में। जिस तरह से साइमन कमीशन भारत आता है और साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं होते हैं, जिसके कारण उसका विरोध किया जाता है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, और साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। इस दौरान इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय को लाठी की चोट लगती है और जिसके कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो हम लोग साइमन कमीशन के बाद आज पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, असहयोग आंदोलन के बाद 1920 ईस्वी का जो असहयोग आंदोलन था, उसके बाद 1930 ईस्वी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह बड़ा आंदोलन में एक था। और इसकी शुरुआत नमक कानून तोड़कर की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च से नमक कानून भंग कर किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम, कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम से कितना किलोमीटर दूर? 358 किलोमीटर दूर स्थित किस जगह के लिए? दांडी के लिए। दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं और वहां पर वे समुद्र तट के किनारे नमक कानून बनाकर नमक कानून को भंग करते हैं। जैसा कि नमक कानून बनाने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों के पास था और वो भारतीय नमक कानून बनाकर उस कानून को, अंग्रेजों के इस कानून को समाप्त करते हैं। और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान के लगभग 24 दिन, कितने दिन? लगभग 24 दिन। और कब पहुंचते हैं? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी, यहाँ पे दांडी पहुंचकर समुद्र तट पार कर नमक कानून को तोड़ा। इसके बाद नमक कानून देश के कई अन्य भागों में भी, सबसे पहले महात्मा गांधी समुद्र दांडी के पास वहाँ नमक कानून बनाते हैं, और जब वो पूरे देश के लोग देखते हैं कि जब हमारे गांधी जी शीर्ष नेता नमक कानून को भंग कर दिए हैं, तो इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है और जगह जगह लोग नमक कानून बनाकर नमक कानून को भंग करते हैं। तोड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इसी के साथ जो है नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, जैसे असहयोग आंदोलन के समय भी था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी को अपनाना, हिंसा नहीं करना, इस तरह से अपना जो है स्कूल, कॉलेज, अदालत ये सब स्थापित करना, और जितनी जो है विदेशी उपाधियाँ वगैरह है, जैसे महात्मा गांधी वगैरह कैसर हिंद की उपाधि वापस करते हैं, जमनालाल बजाज जो है वो अपनी उपाधि वापस करते हैं, इस तरह। तो इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी चलाते हैं, उसके लिए भी कुछ कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। जैसे क्या क्या? उनमें है, पहला, नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए। मतलब जो अंग्रेजों द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था कि सिर्फ इस पर उनका एकाधिकार हो, तो वो नमक बनाकर उस कानून को भंग किया जाए। दूसरा है सरकारी सेवाओं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, सरकारी सेवा में थे, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों, जैसा कि असहयोग आंदोलन में भी इन सब चीज़ों के बारे में यही सब कार्यक्रम निर्धारित थे।
तो सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का क्या करना है? बहिष्कार करना है। अंग्रेज द्वारा जो उपाधि दी गई उसका बहिष्कार करना है। अंग्रेज द्वारा जो शिक्षा चलाया जा रहा है, शिक्षा केंद्र, उसका बहिष्कार करना है। भारतीय वकील जो है वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित अदालत में प्रैक्टिस नहीं करेंगे वहाँ पे, जैसे मोतीलाल नेहरू वगैरह, चित्तरंजन दास वगैरह, वो लोग असहयोग आंदोलन के समय जो है ऐसा किए थे। ठीक है। फिर इसी तरह महिलाएं, क्या है, महिलाओं को क्या ये किया गया, महिलाओं को टारगेट दिया गया कि आप जो है स्वयं, महिलाएं स्वयं शराब, जो नशा का जो सब साधन है, शराब, अफीम की दुकानों पर एवं विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर धरना दें। शराब की दुकान पर जाएं, अफीम की दुकान पर जाएं, और जो विदेशी वस्त्रों का जो दुकान है वहाँ पे जाके शांतिपूर्ण तरीके से धरना दें। यह महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद क्या, तो समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। फिर आ गया मतलब समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाना। ठीक है। तो समस्त विदेशी वस्तुओं का क्या है, बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। मतलब विदेशी कपड़े जो है उसकी होली खेली जाए, उसको जला दिया जाए, विदेशी सामान को वो जला दिया जाए। ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट, ये कर अदायगी, मतलब टैक्स जो हम लोग पे करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो तो टैक्स जो है पे नहीं किया जाए। कर अदायगी को क्या किया जाए, रोका जाए। तो इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक कानून दांडी यात्रा से शुरू होता है, और इस तरह जो है उसके कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, और इस तरह हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे बढ़ता है। और इसी बीच जब ये आंदोलन आगे बढ़ते रहता है तो अंग्रेज जो है वो परेशान हो जाते हैं, और बाध्य होकर वो क्या करते हैं कि महात्मा गांधी से वार्ता के लिए तैयार होते हैं। और उसी समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन 1931 ईस्वी में और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, जिसके तहत यह तय किया जाता है, जिसका नाम दिया गया क्या, गांधी इरविन समझौता। तो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, गांधी इरविन समझौता के बारे में। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था। इस दौरान तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इसके लिए 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ, जिसकी शुरुआत 17 फरवरी से हुई। अंततः 5 मार्च 1931 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तहत निम्नलिखित बिंदु तय हुए। इन बिंदुओं में सर्वप्रथम यह था कि सबसे पहले जो आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे स्थगित कर दिया जाए। फर्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाए, स्थगित कर दिया जाए। दूसरा, तत्कालीन समय में, उस समय में लंदन में गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ था, जो 1930 ईस्वी में से शुरू हुआ। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ, और दूसरा 1931 ईस्वी में होने वाला था। तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तो इस गांधी इरविन समझौता में यह तय हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट, पुलिस की जो ज्यादती हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो आंदोलनकारियों पर उन्होंने बल का प्रयोग किया था, तो उसके लिए आंदोलनकारी एक निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। तो इस समझौते में, गांधी अरविंद समझौते में यह तय हुआ कि इस न्यायिक जांच की मांग को स्थगित कर दिया जाए। यानी अभी तक हम देखते हैं कि इन तीनों समझौता जो हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, गोलमेज सम्मेलन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में, तो वो शामिल हो। तीसरा, जो पुलिस की जाति के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग हो रही थी उसे वापस ले ली जाए। तो अभी तक तो ये तीनों समझौता हम भारतीयों के दृष्टिकोण से कहीं भी लाभदायक नहीं। ये तो सारे तीनों समझौते अंग्रेजों के पक्ष में चले गए। एक समझौता यहां पे जो हुआ कि भारतीयों को नमक बनाने की छूट देना। तो नमक कानून जो बनाया गया था, जिसके तहत यह प्रावधान था कि उस पर सिर्फ एकाधिकार अंग्रेजों का होगा, सिर्फ अंग्रेज नमक बनाएंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है दांडी मार्च से, नमक कानून को भंग करके, तो यह हमारी जो आंदोलन का जो मुख्य बिंदु था कि नहीं, हमको जो है नमक कानून भंग कर नमक कानून बनाने का अधिकार अब भारतीयों को होना चाहिए। ये चीज हमको इस समझौते से प्राप्त हुआ। एकमात्र फायदा हमको अभी सिर्फ यही नजर आ रहा है, भारतीयों को नमक बनाने के क्या मिली, छूट मिली। इसके बाद ये जो समझौता हुआ गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, इससे गांधी जी तो गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में समझौता, लेकिन इससे क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे असंतुष्ट हुए। क्यों? असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा, सुखदेव का नाम सुना होगा और राजगुरु का, ये तीनों को फांसी होना था। तो एक तरह से आरोप भी लगता है महात्मा गांधी पर कि वो चाहते तो गांधी अरविंद समझौते के तहत इन तीनों को फांसी से बचा लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ पूरी भारत की जनता इस समझौते से असंतुष्ट हुई, क्योंकि हमारे ये जो तीन क्रांतिकारी थे, वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको यह समझौता, गांधी अरविंद समझौता, फांसी के फंदे से नहीं बचा सका। और अंततः 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीन वीरों को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस गांधी अरविंद समझौते से हमें नहीं के बराबर लाभ हुआ, और जितना लाभ दिख रहा है वह अंग्रेजों के पक्ष में जा रहा है। और इस तरह गांधी अरविंद समझौता संपन्न होता है, और हमें लगता है फिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो जाता है, जो कि कई बार स्थगित होता है और कई बार फिर वो, हमें लगता है कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 ईस्वी तक फाइनली चलता रहता है। 1932 ईस्वी में ये फिर समाप्त होता है, फिर 1934 ईस्वी तक चलता है। इस तरह गांधी अरविंद समझौता संपन्न हुआ, और इसके बाद हम लोग जो गोलमेज सम्मेलन है उस पर एक नजर डालेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन पर, जो कहाँ होता है, लंदन में होता है। वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताएंगे, और फिर उससे आगे की घटना के बारे में। ठीक है। तो इस तरह हमारा आज का क्लास संपन्न होता है, और मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।